ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एनआरआई, एनआरओ एंड एफसीएनआर, तीनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले जो एनआरई है, एनआरई अकाउंट इज फॉर डिपॉजिटिंग इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया। मतलब बाहर जो आप अर्निंग कर रहे हैं, कोई अगर एनआरआई बाहर अर्निंग कर रहा है और वो इंडिया में पैसा भेजना चाहता है, तो उसको एनआरई अकाउंट ओपन करना होगा। एनआरओ क्या है कि एनआरओ अकाउंट इज फॉर डिपॉजिटेड इनकम दैट वन अर्न्स इन इंडिया। अब इंडिया में उसका अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई रेंट आ रहा है या कोई डिपॉजिट है या कोई इन्वेस्टमेंट वो करके रखा हुआ है, तो वो अगर बाहर लेके जाना चाहता है, तो उसको इंडियन बैंक के साथ एनआरओ अकाउंट ओपन करना होगा। एफसीएनआर क्या है कि स्पेशली ये टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। एनआरओ एनआरई ये दोनों डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, डीएल अकाउंट है। एंड एफसीएनआर कंप्लीटली टीएल अकाउंट है। मतलब बाहर में जो अर्निंग कर रहे हैं, इंडिया में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट का बेनिफिट ले या इंडियन बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट ले। तो ये एक एफडी की तरह है कि बाहर से पैसा आएगा और बाहर ही चला जाएगा। इंडिया में ये विड्रॉ नहीं होगा। एफसीएनआर अकाउंट इज फॉर डिपॉजिटिंग अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसी इन एन इंडियन अकाउंट। तो बाहर से पैसा आएगा और बाहर ही चला जाएगा। डिपॉजिट करेंसी के रूप में क्या है कि फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होगा, चूंकि बाहर में अर्निंग है और इंडिया में आना है, तो डिपॉजिट अकाउंट क्या हो जाएगा? फॉरेन करेंसी हो जाएगा। एंड एनआरओ में क्या हो जाएगा? इंडियन करेंसी डिपॉजिट हो जाएगा। और एफसीएनआर में आरबीआई ने कुछ करेंसी को यहाँ पर लिस्टेड किया है और टाइम टू टाइम इसमें करेंसी ऐड होता रहता है, डिडक्ट होता रहता है। तो अभी तो यही है, तो ये सारे करेंसी आएंगे इंडिया में और इसी में जाएगा पैसा। विड्रॉल विड्रॉल करेंसी क्या है कि बाहर से पैसा आ रहा है तो फॉरेन करेंसी में आ रहा है, लेकिन विड्रॉल आप इंडियन करेंसी में करेंगे। उसी प्रकार एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट में बाहर से, सॉरी, इंडियन पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं और बाहर में आप लेकर पैसा जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बाहर में जब लेके जाएंगे तो डॉलर में लेके जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया में विड्रॉ करेंगे, अब ऐसा थोड़ा है कि इंडिया में एनआरओ अकाउंट में जो इंडियन पैसा डिपॉजिट हुआ है उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इंडिया में विड्रॉल करेंगे तो इंडियन रुपीज में करेंगे, और अगर कहीं बाहर में विड्रॉल करेंगे तो फिर वो ट्रांसफर वगैरह लगेगा किस देश में आप कर रहे हैं। और फॉरेन करेंसी में ही ये पैसा विड्रॉल होगा, ये इंडियन रुपीज में नहीं होगा। ये स्पेशली बता ही चुके हैं कि लोग इंटरेस्ट अर्निंग के लिए पैसा कुछ दिन के लिए रखते हैं। टैक्सेशन का क्या है, कभी कोई पूछ देता है। तो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि बाहर में आप टैक्स देकर आए रहते हैं, तो डबल टैक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेती है, इसलिए यहाँ पे नॉट टैक्सेबल है। और 30% टैक्स रेट अप्लीकेबल है एनआरओ अकाउंट में। या फिर टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। अभी प्रेजेंटली क्या है आप चेक कर लीजिए गूगल पे, ये छोटी छोटी बात है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है जो कि यहाँ दिया हुआ है। एनआरओ एनआरई, इसको हम आज भेज देंगे, कल आप इसको निकाल लीजिएगा। इसके बाद सर्विसेज टू कस्टमर एंड इन्वेस्टर। बैंक कौन कौन सा सर्विस देती है? तो मर्चेंट बैंक का देती है। मर्चेंट बैंकिंग क्या है? तो ये सब इकोनॉमी में अच्छा से पढ़ाएंगे। ऐसे मर्चेंट बैंकिंग में, मर्चेंट बैंकिंग में बैंक क्या करती है? आईपीओ सेल करती है। ठीक है ना? आईपीओ सेल करती है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कोई कंपनी है, उसको अपना शेयर मार्केट में लेकर आना होता है, शेयर शेयर जो है इशू करना होता है, तो सबसे पहले वो कुछ दिन के लिए आईपीओ आता है। आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं और फिर क्लोज हो जाता है, फिर किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होता है, और उसके बाद से पैसा जो है कंपनी को जाता है। देखिए, एक थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर बतला रहा है जो कि आपको हर समय काम आएगा।
तो कोई भी कंपनी है, और ये बहुत बार बतलाएंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जगह है। जब अकाउंटिंग पढ़ाएंगे वहाँ भी है, हर जगह है। कंपनी इकोनॉमी पढ़ाएंगे उसमें भी है। तो आज इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोई भी कंपनी है, अगर इसको पैसा चाहिए, अगर मनी रिक्वायर्ड है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, और ढेर सारा पैसा चाहिए फॉर प्रोजेक्ट, फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ये कैपिटल मार्केट में आती है। कैपिटल मार्केट के थ्रू कैपिटल रेज करती है, पैसा रेज करती है। बट इसके लिए उसको आईपीओ निकालना होता है। तो ये कंपनी किधर की ओर जाती है? तो ये सेबी के पास जाती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाती है। अब सेबी परमिशन देती है तो ये मार्केट में आईपीओ लेकर आता है। तो आईपीओ तो कहीं से खरीद बिक्री होगा ना, तो ये बैंक या किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू खरीद बिक्री होता है। ये सेल करते हैं, यहाँ से सेल होता है। तो हम आप जैसे जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, वो लेते हैं। ठीक है ना? दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर एंड दूसरा कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। हाँ, पूछिए। चंदू जी, आपका साउंड ऑफ नहीं हो रहा है, प्लीज ऑफ करके रखिए। मैं कलर से चाहूंगा। जिसको एग्जाम रहेगा उसको ले जाइए, कलर का जिसमें रहेगा क्लास कलर कलर रोज नहीं लगता है, तब लेक्चर में मिलेगा। सारे कलर ठीक है। तो ये सेबी आपको सेल करती है, सेबी से परमिशन मिलता है तो आईपीओ मार्केट में आता है और सेल करती है। तो जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेल करता है, इसी समय इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्चेंट बैंकिंग। तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है मर्चेंट बैंकिंग, तो यही वो मर्चेंट बैंकिंग है। यही पे बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे? मर्चेंट बैंकिंग। दिस इज कॉल्ड मर्चेंट बैंकिंग। इसके बाद से आईपीओ का जो है रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होता है किसी ना किसी, रजिस्ट्रेशन विथ स्टॉक एक्सचेंज, किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और तब इसका ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। अच्छा, आईपीओ जिस मार्केट में सेल होता है, जैसे बैंक जो सेल करती है, इसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जो ट्रेडिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट। ठीक है ना? ये प्राइमरी मार्केट हुआ एंड ये आपका सेकेंडरी मार्केट हुआ। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो मर्चेंट बैंकिंग जो लिखा है ना कि बैंक सर्विस देती है अपने कस्टमर को, बैंक सर्विस देती है अपने कस्टमर को, तो इसमें कुछ सर्विस यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग है। ये मर्चेंट बैंकिंग इकोनॉमी में भी पढ़ना है। मर्चेंट बैंकिंग आपको इकोनॉमी पढ़ना है। इसके बाद से लीज फाइनेंस। लीज फाइनेंस, लीज फाइनेंस भी इकोनॉमी में पढ़ना है, तो उधर ही पढ़िएगा, ये छोड़ दीजिए। लीज फाइनेंस वगैरह जो है सब कुछ इकोनॉमी में है। ठीक है। प्लास्टिक मनी तो वही है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है? प्लास्टिक मनी है। चार्ज कार्ड, ये सब एटीएम कार्ड, प्रीपेड कार्ड, को ब्रांडेड कार्ड। को ब्रांडेड कार्ड का मतलब क्या होगा? दूसरे कंपनी के साथ टाई अप होता है, जैसे कि आप पेट्रोल वगैरह अलग से जो है, आपको अलग अलग जो पेट्रोल की कंपनी है, इंडियन ऑयल हुआ या किसी के साथ वो
टाई अप रहता है, तो को ब्रांडेड कार्ड रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पेमेंट सर्विस, ये सब तो कुछ खास है नहीं, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, ठीक है, ये सब तो दिन रात आप करते ही हैं, तो इसमें कुछ खास है नहीं। गवर्नमेंट का स्कीम है, बहुत सारी स्कीम है, पीपीएफ है, एनपीएस है, इसकी चर्चा होगी बाद में, रिटेल बैंकिंग में या अलग अलग जगहों पे इसकी चर्चा होगी। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के रूप में ये आप काम करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में और भी आपका आता है डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, 3 in 1 अकाउंट। 3 in 1 अकाउंट तो कुछ खास है नहीं, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट के साथ डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, वही हम लोग क्या बोलते हैं 3 in 1। इसको लिखा भी हुआ है कि लिंक डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, इसी को 3 in 1 अकाउंट। जैसे कि जो अभी बता रहे थे कि शेयर ट्रेडिंग होता है, किसी कस्टमर का अकाउंट होगा, तो ये आपका 3 in 1 अकाउंट होता है, ये आपका 3 in 1 अकाउंट होता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका डीमैट अकाउंट, और यहाँ पे आपका मान लेते हैं सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। अब मान लेते हैं कि म, आपका सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको टाटा स्टील का शेयर लेना है, तो टाटा स्टील का एक पार्टिकुलर प्राइस होगा, अब जितना शेयर आपको लेना है, तो यहाँ से पैसा इधर की ओर जाएगा, और इधर से पैसा आप भेजेंगे, ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू जाएगा, जिस जिस जहाँ पे आपने डीमेट अकाउंट किए होंगे, तो आपके बैंक के थ्रू अगर डीमेट अकाउंट है, तो आपके बैंक के थ्रू जाएगा पैसा, और यहाँ से शेयर चलेगा, और डीमेट अकाउंट में क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटीज होल्ड होता है, सिक्योरिटीज होल्डिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे मनी होल्डिंग होता है, उसी प्रकार सिक्योरिटीज यहाँ पे होल्डिंग होता है। दैट्स ऑल। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3 in 1 अकाउंट हो गया, समझ में आ रहा है ना, ये आपका 3 in 1 अकाउंट हो गया, ये आपका 3 in 1 अकाउंट हो गया। इसी बात को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद से म्यूचुअल फंड, तो इकोनॉमी पढ़ाएंगे, तो देखे बता रहे थे ना कि जब तक आप इकोनॉमी का मॉडल डी नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये सारा चीज क्लियर नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टाई अप होता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है ना, सेफ कस्टडी एंड ट्रस्टीशिप, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है, उधर पढ़िएगा, ये ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, लेट अस सम अप है। इसका मेन जो था यहाँ पे जो पढ़ाना था, वो आपका बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप था, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का एक हमने एमसीक्यू भेज दिया है, आज हम एक और एमसीक्यू भेज देंगे, तो आप लोग क्वेश्चन बनाए कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए, या पर्सनली जैसे भी शेयर करना हो वो कीजिए। जब तक वहाँ पे 80% नंबर नहीं आएगा, जब तक आप उसको बढ़िया से शेयर नहीं करेंगे, 80% नंबर नहीं, तब तक कैसे काम चलेगा, इसीलिए शेयर कीजिए। चलिए इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी का जो मॉडल डी है, देख रहे हैं ना, मर्चेंट बैंकिंग, यहाँ भी आपको मर्चेंट बैंकिंग पढ़ना है। मर्चेंट बैंकिंग है, जो आप उधर जो था लीज फाइनेंस, ये आपका लीज फाइनेंस है, यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सब म्यूचुअल फंड इधर ही है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट इधर ही है, पेंशन प्रोडक्ट सब कुछ तो इधर ही है। तो मॉडल डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल डी का पहला नोट्स आपको आज भेज देंगे, एनआरओ एनआरई वाला भी भेज देंगे, दोनों भेज देंगे, आप फोटो स्टेट कर लीजिएगा डाउनलोड करके। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमी का मॉडल डी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। शुरू शुरू में तो हम यही पढ़ाते हैं, सबसे पहले बैंक का डिफिनेशन पढ़ाएं, इसके बाद से बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बतलाएं, और फिर इकोनॉमी स्टार्ट किए। जब तक इकोनॉमी आप नहीं पढ़िएगा, उसके बाद
तब तक काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि मार्केट क्या है। तो एक्चुअली जब भी कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है, जब भी कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है, तो या तो वो फिक्स आरओआई प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है। आरओआई में क्या है कि यहाँ पे फिक्स रेट क्या है, फिक्स है। लेकिन रेट फिक्स है मतलब एक तरह से आपका ये सिक्योर प्रोडक्ट है, सिक्योर प्रोडक्ट है, सिक्योर प्रोडक्ट है। दूसरा इसका जो है फिक्स मैच्योरिटी होगा, फिक्स मैच्योरिटी होगा। ठीक है ना, कुछ कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। सिक्योर प्रोडक्ट होगा, फिक्स मैच्योरिटी होगा। और इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये इसका लिक्विडिटी लिक्विडिटी हाई होगा, लिक्विडिटी जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। क्यों लिक्विडिटी हाई होगा, अ, क्योंकि इसको आप पैसा में जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका लिक्विडिटी हाई होगा। ठीक है ना, फिक्स मैच्योरिटी हो गया, सिक्योर प्रोडक्ट हो गया। ये आपको स्पेशली बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। इसकी बैंक से मिलेगा या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, लाइक पोस्ट ऑफिस वगैरह से मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको है, केवीपी है, ये सब है। ठीक है ना, बैंक से जो स्पेशली प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि एफडी वगैरह जो है, फिक्स डिपॉजिट है, आरडी जो है, ये सब प्रोडक्ट मिलेगा। या फिर आपको बहुत सारे अदर प्रोडक्ट भी है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना ये भी फिक्स रिटर्न वाला ही प्रोडक्ट है। ठीक है ना, अलग बात है कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, तो उससे कोई खास नहीं है। जब तक एक दिन में कई बार आपका अप डाउन नहीं हो जाए, तब तक वो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट थोड़े है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ये है। इसके बाद से आपका पीपीएफ है, ये सब क्या है, ये सब ईटीसी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है फिक्स, यहाँ पे एक चीज और है कि हाई लिक्विडिटी है, सिक्योर प्रोडक्ट है, फिक्स मेच्योरिटी है, फिक्स रिटर्न है। फिक्स रिटर्न है, लेकिन ये रिटर्न क्या है, लो है, लो आरओआई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बट चूंकि मुझे जो एक तो लो आरओआई मिलता है, और उसमें से मेरा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हद तक एडजस्ट कर लेता है, तो प्रॉफिट ना के बराबर होता है। मतलब फिक्स जो रिटर्न वाले प्रोडक्ट हैं, जो भी आपका फिक्स आरओआई प्रोडक्ट है, इसमें से आप लेस प्रॉफिट कीजिएगा, सॉरी लेस इन्फ्लेशन कीजिएगा। ठीक है ना, तब मुझे आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो कि बहुत कम होता है, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो होता है। ठीक है, तो हम लोग फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ एक लिक्विडिटी हाई होता है, जब भी चाहे तब तब इसको हम लोग ब्रेक करके पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को प्रॉफिट हाई चाहिए, तो हम लोग को वेरिएबल प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा।
तो वेरिएबल प्रोडक्ट कहाँ पर मुझे मिलेगा? एक तो मुझे मार्केट में मिलेगा, यहीं से मार्केट वर्ड शुरू होती है। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे खरीद बिक्री हो, सेल, बाई एंड सेल हो। एक्चुअली बाई सेल लिखना था, जहाँ पे, अच्छा ठीक है, सेल एंड बाई हो, जहाँ पे बाई एंड सेल हो, उसी उस चीज को हम लोग मार्केट कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई सामान आप कहाँ से लेते हैं? कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, ऐसे कोई मतलब जो घर में यूज होता है, कोई प्रोडक्ट जो है, या तो आप किसी शॉप से लेते हैं, किसी ग्रोसरी की दुकान से लेते हैं, या फिर आप कहाँ से लेते हैं, या मार्केट से लेते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो ग्रोसरी की दुकान से लेंगे ना, इसका फिक्स प्राइस होगा, फिक्स प्राइस होगा। लेकिन जो मार्केट से लेंगे, ये आपको वेरिएबल प्राइस होगा। ये सब्जी पे भी आप कर सकते हैं, जहाँ सब्जी का जो है होलसेलिंग मार्केट लगता है, वहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी दिन और है, कुछ और है। लेकिन ऐसे आप जहाँ से परचेज करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो आपका जो है होलसेल मार्केट में भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। मार्केट में आप बाई सेल, जहाँ पे होता है मार्केट, उसे कहते हैं जहाँ बाई सेल होता है, और इसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। बाई सेल तो सब जगह होता है, जैसे कि आप किसी दुकानदार से ही प्रोडक्ट लेते हैं, वहाँ भी बाई सेल हुआ, बट वहाँ उस बाई सेल को हम लोग ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि तुरंत फ्रिक्वेंटली आपका अप डाउन हो रहा है, प्राइस प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है। तो वेरिएबल जो ROI है वो मार्केट, इसका इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ? तो सबसे पहला जो है, अगर हम लोग लिक्विडिटी की चर्चा करें, तो इसका लिक्विडिटी हाई था, तो इसका जो लिक्विडिटी होगा लो होगा। अब उतना लो नहीं होगा कि मेरा बात बिगड़ जाए, ऐसा कुछ उतना लो नहीं होता है। ठीक है ना? मतलब लो कंपेयर टू फिक्स रेटेड, कंपेयर टू ऐसा कर सकते हैं, लो कंपेयर टू फिक्स ROI। समझ में आ रहा है ना? कंपेयर टू फिक्स ROI, ये आप ऐसा कह सकते हैं, कंपेयर टू फिक्स ROI। अब एग्जांपल के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आप जो है अलग से लेते हैं। मान लेते हैं कि आप टाटा स्टील में आपका शेयर लिए हैं, शेयर आप टाटा स्टील में लिए हैं। तो जब भी आप इसको ब्रेक करना चाहे, ब्रेक हो जाएगा। जब भी आप तोड़ना चाहे, आप कर सकते हैं इसको। जब भी आप सेल आउट करना चाहे, कर सकते हैं, और पैसा ले सकते हैं, लेकिन अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब उस दिन जो प्राइस होगा शेयर का, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। लिक्विडिटी तो है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। पहले शेयर ट्रेडिंग में T+2 का टाइमिंग था, मतलब जिस दिन आप ट्रेडिंग करेंगे, उसके उसके तीसरा दिन पैसा आएगा। अब ये हो गया है T+1 हो गया है, मतलब उसके दूसरे दिन, जैसे कि आज मंडे है, तो आज मंडे को ट्रेडिंग करेंगे तो कल पैसा आएगा, आज नहीं आएगा। लेकिन अब ये चूंकि पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बढ़िया हो गया है, तो अब ये अप्रैल से ऑलमोस्ट, मतलब कुछ में तो टी हो गया है, और अप्रैल से ऑलमोस्ट सब में टी हो जाएगा, ऑलमोस्ट। मतलब जिस दिन आप जो है ट्रेडिंग करेंगे, उसी दिन पैसा आ जाएगा। सेल करेंगे तो पैसा आ जाएगा, उसी दिन पैसा आ जाएगा। तो इसका मतलब है, तो लिक्विडिटी तो यहाँ भी हाई हो रहा है। ठीक है ना? लिक्विडिटी हाई है, बट एक क्या है कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि उस दिन का प्राइस क्या है। तो मान लेते हैं कि आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, मान लें कि 150 रुपया का आप शेयर एक टाटा स्टील लिए हैं, और उस दिन अगर 140 पे है, तो आप सोचिए कि छोड़ दो, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ छोड़ दो, तो उसके हिसाब से लिक्विडिटी लो है। समझ में आ रहा है ना? उसके हिसाब से लिक्विडिटी क्या है, लो है। लेकिन अगर आप 140 रुपया पे ही अगर
कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई है। ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी आपको नहीं, उतना ही पैसा मिल जाएगा, हाई है। तो इस बात को समझना होगा कि लिक्विडिटी लो एंड लिक्विडिटी हाई में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंपेयर टू फिक्स आरओआई से कंपेयर किया है, तो लिक्विडिटी लो है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना मनीष जी? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? और चंदू जी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, उसके हिसाब से। इसके बाद से मार्केट में और क्या-क्या इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो एक तो वेरिएबल आरओआई का जो लिक्विडिटी हुआ, ये आपका जो है लो हो गया कंपेयर टू फिक्स आरओआई। दूसरा दूसरा इसका जो रिटर्न है, इसका इसका जो रिटर्न था ये लो था। इसका रिटर्न क्या है? इसका रिटर्न आपका लो है। अब इसका जो रिटर्न है, ये रिटर्न लो टू हाई भी है। हाई टू वेरी हाई, ठीक है ना? टू वेरी हाई, वेरी हाई। मतलब अगर आप इसमें रिटर्न लेना चाहें तो 10% का भी रिटर्न ले सकते हैं, 12% का भी ले सकते हैं, 15 का भी ले सकते हैं, ठीक है ना? 20 का भी ले सकते हैं, 25 का भी ले सकते हैं। एंड एक साल में आप 50-50% और बहुत सारे शेयर तो ऐसा होता है कि 100-100% का रिटर्न दे देता है एक ही साल में। तो इसीलिए बोले कि ये तो एनालिसिस की बात है, ये तो कितना अच्छा एनालिसिस होता है और कितना अच्छा साथ देता है। अब इसमें फिर चर्चा करें कि मार्केट में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए, इसको भी लिख लीजिए, अलग से इसको पॉइंट बनाते हैं कि मार्केट हाई रिटर्न है, हाई रिटर्न है, बट यहाँ पे मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अलग से ही पॉइंट बनाते हैं। एक तरफ मार्केट लिखते हैं और एक एक तरफ जो है आपको बैंक लिखते हैं कि बैंक से अगर कोई आप प्रोडक्ट लेते हैं और मार्केट से लेते हैं तो क्या डिफरेंस है, ठीक है ना? पहला, बैंक से प्रोडक्ट लेते हैं तो फिक्स मैच्योरिटी, लाइक एफडी, आरडी। आरडी हुआ या और भी हुआ, और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी हुआ। प्रोडक्ट लाइक सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, पीपीएफ हुआ, ठीक है ना? अटल पेंशन योजना हुआ, ईटीसी कर दे रहा है। तो ये सब भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, पारा बैंकिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारा बैंकिंग है, बट ये भी फिक्स वाला ही प्रोडक्ट है। तो ये फिक्स मैच्योरिटी वाला है। और इसका जो है, इसका जो मैच्योरिटी है, इसका मैच्योरिटी क्या होगा? नो मैच्योरिटी, लार्जली ये कर देता है, लार्जली नो मैच्योरिटी। लार्जली नो मैच्योरिटी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो मैच्योरिटी वाले हैं,
जैसे कि मान लेते हैं कि अ, कुछ फिक्स मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट हैं, कुछ फिक्स मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट है, जैसे कि मनी मार्केट का प्रोडक्ट है, मनी मार्केट का प्रोडक्ट है। बट यहाँ पे ये मनी मार्केट के प्रोडक्ट में बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करता है। मार्केट का मतलब ही आपका है कि ज़्यादा रिटर्न वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कैपिटल मार्केट का शेयर मार्केट या फिर बॉन्ड वगैरह। तो इसमें आपको मैच्योरिटी नहीं होता है। आप शेयर का मैच्योरिटी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का मैच्योरिटी क्या होता है? नहीं होता है। अब एक आध म्यूचुअल फंड के मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट होंगे तो होंगे, लेकिन लार्जली क्या है? नहीं है। तो इसीलिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका यही है कि फिक्स मैच्योरिटी, नो मैच्योरिटी। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारा कैपिटल चाहिए, ठीक है ना? आपको लार्ज कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए। और यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट में क्या है कि आप स्मॉल कैपिटल से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल टू लार्ज, ये आप कर सकते हैं लार्ज कैपिटल। मतलब ज़्यादा पैसा तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्मॉल कैपिटल से भी आप एफडी आप जो है ना बहुत कम से, या आरडी आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये है, तो कैपिटल लार्ज हो गया। तीसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉलेज चाहिए। ये नॉलेज चाहिए। और यहाँ पे तीसरा में यहाँ पे नो नॉलेज। नो मतलब वैसा कुछ तो नॉलेज है नहीं। अब जैसे कोई भी आदमी जाएगा जिसके पास फाइनेंशियल मार्केट या बैंकिंग नॉलेज या कुछ भी नहीं है, तभी वो एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो कोई ऐसा नो नॉलेज रिक्वायर्ड। यहाँ पे नॉलेज रिक्वायर्ड है, स्पेशली ये नॉलेज क्या, फाइनेंशियल नॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड है। बगल में हम फाइनेंशियल नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है ना? आप शेयर का प्राइस कब अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, ये आपको देखना होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी खराब होता है, कब पैसा निकालना है, कब। नॉलेज भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ऐसा कोई टाइम नहीं है, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मैच्योरिटी जब जितना दिन का आपने डाला उसका जाएगा, पैसा निकालिए रिन्यू कीजिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। नो स्पेसिफिक टाइम इज रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड। मतलब ऐसे अगर आप कोई अगर देखेगा मेरे इस नोट्स को तो वो समझ नहीं पाएगा कि पता नहीं, केवल इसको दिखला दीजिएगा तो नहीं समझ पाएगा इसमें टाइम जो है सर क्या बतला है। लेकिन आप जो हम समझा रहे हैं उसके थ्रू समझिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ यहाँ किस टाइम की हम बात कर रहे हैं। कि पैसा लगा दिया उसके बाद से चैन की नींद सो रहे हैं या कोई अपना दूसरा वर्क कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बट इसमें मतलब है, आप अगर नहीं देखिएगा तो शेयर अप भी हो सकता है और फिर डाउन हो जाएगा, फिर कई साल तक अप नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए आपको नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए, ये सब चाहिए। और एक चीज़ जो जो लिक्विडिटी की जो चर्चा हो रहा था, लिक्विडिटी, तो यहाँ पे इसका लिक्विडिटी, इसमें ये थोड़ा सा बाजी मार लेता है। इसका लिक्विडिटी हाई है, हाई लिक्विडिटी। और इसका जो लिक्विडिटी है इसका भी हाई टू लो है, लो टू हाई वो लिखे, लो टू हाई है। हाई भी है, लो भी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आप कभी आप जो है इसको ब्रेक करते हैं उस समय क्या है और कितना पे आप कंप्रोमाइज करते हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। और आरओआई तो शुरू में बता ही चुके हैं, नहीं बताया है, आरओआई पे चर्चा नहीं।
आरओआई पे चर्चा नहीं, मैच्योरिटी पे चर्चा है, ठीक है। छठा पॉइंट है यहाँ पे 6 नंबर पे, आरओआई जो है ये आपका लो है, और इसका आरओआई क्या है, छठा पॉइंट, आरओआई लो टू हाई हो जाएगा, लो टू हाई हो जाएगा। तो वेरिएबल हो जाएगा वो, तो कितना पे आप पैसा निकालते हैं, ये सब बहुत सा चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये आपका मार्केट है। तो मार्केट जनरली, इसी बात को यहाँ पे हम लिख रहे थे, ठीक है ना। तो मार्केट जनरली जब भी हम अच्छा, फिक्स वाले में और भी देखेंगे दोनों का ग्राफ क्या है, कि जो आपका फिक्स वाला प्रोडक्ट है, फिक्स आर वाले जो प्रोडक्ट है, इसका जो ग्राफ होगा ये कैसे होगा, ये आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कोई वेरिएशन तो होगा नहीं, ठीक है ना, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन। ये सब चीज को याद रखिएगा, याद क्या रखना है, समझना है, ये एक्स है एंड ये वाई है, तो ये कांस्टेंट दूरी बना के रखेगा, कोई वेरिएशन होगा नहीं, ठीक। बट जो वेरिएबल आर वाई है, आर वाई वाला प्रोडक्ट है, इसमें वेरिएशन होगा, इसमें वेरिएशन होगा, अप एंड डाउन टाइप का होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अगर देखेंगे, समझ में आ रहा है ना, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट ही होगा, देख रहे हैं ना, ये भी ये भी लोअर पे अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ लोअर है, और ये भी अगर लोअर पे काउंटिंग कर रहे हैं, तभी आपको ये इतना का प्रॉफिट मिल भी रहा है। तो लोअर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और लक भी होना चाहिए, पेशेंस भी रखना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, बहुत सा चीज़ होना चाहिए। प्रॉब्लम वही है कि क्यों हम लोग वेरिएबल वाले की तरफ जाएं, बात वही इन्फ्लेशन का है। दो ही चीज हम लोग को वेरिएबल की तरफ खींचता है, एक तो इन्फ्लेशन, एंड दूसरा आपका ये लो आरवाई हो गया है। जो फिक्स वाला जो प्रोडक्ट है, इसका आरवाई क्या हो गया है, लो हो गया है। पहले की तुलना कीजिए, 2000 के पहले की तुलना कीजिए, इस समय एफडी का आरओआई क्या था, ज्यादा था, 12-13% था, और इन्फ्लेशन भी कम था, इन्फ्लेशन कम था, लो था। तो चाहे वो बैंक का डिपार्टमेंट हो या अपना जनरल पब्लिक हो, उसको कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं था, वो एफडी में ही खुश रहता था, उसको ज्यादा रिटर्न मिलता था, उतना में खुश रहता था। बट जब से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ओपन कब हुआ है, 1991 में, जब एलपीजी आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब जो है, जो आरओआई है, ये मार्केट डिसाइड करने लगी। और चाहे हंस के चाहे रो को, आपको मार्केट की तरफ मूव करना ही करना है। जो लोग मार्केट की तरफ मूव नहीं करेंगे, उनको कुछ मिलने नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि आपको ये 13% जो है घट के आपको 7% आ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ के आपको 5% एवरेज सालाना है। तो आपको एक 1.5%, 2% के लिए आपको क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। कई कई साल तो इन्फ्लेशन आपको 6, 7, 8% भी हो जाता है। तो फिक्स वाले में आपको न के बराबर आपको कुछ होने वाला है। आप फिक्स वाला प्रोडक्ट में केवल लिक्विडिटी के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कुछ खास नहीं, प्रॉफिट के लिए तो बिल्कुल नहीं, लिक्विडिटी के लिए करेंगे, कि जब चाहे तो रेडीमेड पैसा है। हाँ, कम से कम घट के तो नहीं मिलेगा, बढ़ के ही मिलेगा, बट ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलेगा। प्रॉफिट के लिए अगर आपको जाना है तो मार्केट की तरफ जाएंगे। इसीलिए पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का मॉडल डी है, या पूरा का पूरा इकोनॉमी मार्केट का ही चर्चा है।
उसमें फिक्स वाला का चर्चा ही नहीं, मार्केट का ही चर्चा है। अब हम लोग मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में क्या-क्या है एक्चुअली। मार्केट में एक्चुअली मुझे क्या-क्या है। तो सबसे पहला तो मार्केट हम जो पढ़ाएँगे आपको, मनी मार्केट पढ़ाएँगे। ठीक है? सबसे पहला मार्केट हम लोग कौन-सा पढ़ेंगे? तो मनी मार्केट पढ़ेंगे। दूसरा मार्केट जो रहेगा, ये कैपिटल मार्केट रहेगा। और इस दोनों को मिलाकर हम लोग को अलग-अलग और भी मार्केट पढ़ेंगे। जैसे कि इस दोनों को मिला के जो पहला मार्केट हम लोग को मिलेगा, ये आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा। म्यूचुअल फंड मिलेगा। जो पहला मार्केट मिलेगा, ये आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा। इसमें दूसरा जो मार्केट मिलेगा, ये हम लोग को इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस का स्पेशली यूलिप प्लान मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? टर्म एंड एंडोमेंट नहीं, यूलिप प्लान मिलेगा। एंड पेंशन का मिलेगा, एनपीएस वगैरह मिलेगा। ठीक है? अटल पेंशन योजना नहीं। तो ये सारा चीज आपको मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट से जो हम लोग समझेंगे। और भी इसमें मार्केट में है, इसमें और भी आपको म्यूचुअल फंड टाइप का ही एक और प्रोडक्ट है जो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का नहीं है। अच्छा, अलग से उसको बताते हैं, जिसको हम लोग रियल एस्टेट मार्केट कहेंगे। रियल एस्टेट एस्टेट मार्केट हुआ। ये रियल एस्टेट मार्केट में एक प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये वाला लास्ट चैप्टर देखिए, आपको दिखला रहा है। किधर गया? यहाँ पे। ये चैप्टर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, INVIT, INVIT एंड INVIT। तो ये आपको लगभग इसका कंसेप्ट म्यूचुअल फंड की तरह ही है। म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें हम लोग फॉरेक्स पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स। ये आपको फॉरेक्स हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग फॉरेक्स पढ़ेंगे, फिर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। और इसके बाद हम ईटीसी कर दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में और सभी प्रोडक्ट है। जैसे कि उधर क्या बतला रहा था, जैसे कि उसके बाद से फैक्टरिंग बोल रहा था, तो फैक्टरिंग फॉरफेटिंग, ये सभी मार्केट डिस्काउंटिंग सिस्टम, यही मार्केट का प्रोडक्ट है। वेंचर कैपिटल, ये भी आपको मार्केट का है। लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज है। ठीक है? इसके बाद से म्यूचुअल फंड बता ही दिए हैं, ये सब कुछ बता ही दिए हैं। डेरिवेटिव, मर्चेंट बैंकिंग, ये भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो ये सब छोटा छोटा चैप्टर है कुछ कुछ, जो अलग टाइप का मार्केट फॉर्म करता है। ठीक है? और जब आपका मॉडल डी समाप्त हो जाएगा, तो समझिए कि आपके पास एक एरिया ऑफ नॉलेज हो जाएगा मार्केट का, जहां आप मार्केट को अच्छा से समझ पाएंगे कि मार्केट क्यों जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपको हाई रिटर्न है, बट नॉलेज चाहिए। इस हाई रिटर्न ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए और थोड़ा टाइम भी चाहिए। बिना टाइम का अर्निंग थोड़े होता है। तो यहाँ से हाई रिटर्न आपको मिल सकता है। क्लियर हुआ क्या? कुछ कुछ
बोलिए मनीष जी। तो इसी बात को यहाँ पे लिख रहा है कि ये फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड। फाइनेंशियल जिस प्रकार का लोकल मार्केट में आपको ग्रोसरी मिलता है, या वेजिटेबल, या अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीज मिलता है। फर्नीचर मार्केट में जाइएगा तो फर्नीचर मिलेगा, ठीक है। बुलियन मार्केट में जाइएगा तो प्रेशियस मेटल आपको मिलेगा। उसी प्रकार जो है यहाँ पे आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि हमने बता दिया कि मनी मार्केट का प्रोडक्ट, कैपिटल मार्केट का प्रोडक्ट, या अलग अलग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्रेडिट मार्केट है, मनी मार्केट है, डेप्ट मार्केट है, ये सब अलग अलग चैप्टर है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, म्यूचुअल फंड। अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या आपका फंक्शन है। तो सबसे पहले तो प्राइस डिटर्मिनेशन है। तो एक एक चीज और जो बतला रहे थे कि प्राइस जो डिटर्मिनेशन है, ये फिक्स वाले जो मार्केट है, इसका प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करेगा? तो बैंक करेगी। ठीक है ना। इसका प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करेगा? तो बैंक करेगी, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो करेगी, जिसका वो प्राइस है। अब कोई प्राइस, कोई चीज हम दुकान से परचेज करेंगे तो उसका प्राइस कौन बतलाएगा? दुकानदार बतलाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, लेकिन हम मार्केट से परचेज करेंगे, यही इसी बात को समझना है कि जो प्राइस है, प्राइस के ऊपर ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमी में एक चीज तो है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। एक तो है कि फिक्स मार्केट, फिक्स आरओआई मार्केट, फिक्स आरओआई वाले प्रोडक्ट, एंड एक आपको वेरिएबल आरओआई वाले। तो जो वेरिएबल आरओआई वाला जो आरओआई वाला जो प्रोडक्ट होगा, वो आपको कहाँ मिलेगा? तो मार्केट में मिलेगा, और ये आपको बैंक में मिलेगा एंड अदर इंस्टीट्यूशन में, अदर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मिलेगा ये प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, और इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा। तो इसका प्राइस तो सिंपली यही डिटरमाइन करेगा जहां से आप लेने जाएंगे। बट इसका जो प्राइस है, ये ये मार्केट डिटरमाइन करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में कौन है, मतलब अब इसका तो बैंक में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंक का होगा, या फिर कोई एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी। जैसे बैंक की बात करें तो बैंक में जो प्राइस है, ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है ना। जो है ये क्लास ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे बतलाए थे कि जो फिक्स आरओआई है, अ, हाँ, तो इसका जो, देखिए दिमाग थोड़ा सा भटक गया। प्राइस जो है इसका फिक्स होगा और बैंक डिसाइड करेगी। हाँ, तो इसका जो एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो होती है ना, वो आपका डिसाइड करेगी। बात समझ में ना। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो आपका डिसाइड करेगी, ठीक है ना। बट इसका मार्केट डिसाइड करेगा। और मार्केट कैसे डिसाइड करेगा? तो मार्केट में देयर आर वेरियस फैक्टर फैक्टर्स, वो मिलकर ये प्राइस डिटरमाइन करेगी। और वो वेरियस फैक्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ये वेरियस फैक्टर आपको मॉडल
इकोनॉमी के मॉडल बी में पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? वो वेरियस फैक्टर आपको इकोनॉमी के जो है मॉडल बी में पढ़ना है। आशीष जी तो बहुत लेट कर दिए। हाँ, बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, फिर भी देखिए नेक्स्ट क्लास में टाइम नहीं रहिएगा। तो ये जो है आपको मॉडल बी में मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा जो मार्केट है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मार्केट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट, ये आपको मिलेगा मॉडल इकोनॉमी के मॉडल डी में, जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अब इस मार्केट का जो प्राइस डिटरमाइन करेगा वो मॉडल बी करेगा। समझ में आ रहा है मनीष जी? ये देखिए, बोल नहीं रहे हैं आप। अरे थोड़ी थोड़ा हैंग कर गया था मेरा फोन, अच्छा, बोलते बोलते करके। अब आवाज आ रही है, अब ठीक है? हाँ, आप तो पूछ रहे थे ना तो फिर हैंग कर गया था। अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है ना जो बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए, ये जो वेरियस टाइप जो मार्केट है, ये हम लोग मॉडल डी में पढ़ेंगे। और हमने बताया कि जो मार्केट का प्राइस डिटरमाइन करेगा वो वेरियस फैक्टर के थ्रू डिटरमाइन करेगा, जिसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर होगा ये होगा सप्लाई एंड डिमांड, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड वीबीआई फैक्टर होगा, जो कि मॉडल बी का पार्ट है। देख लीजिए, जो कि मॉडल बी का पार्ट है, सप्लाई एंड डिमांड, ये सबसे पहला है। इसके बाद से मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, ये फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी एक कारण है, गवर्नमेंट का पॉलिसी, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई, क्योंकि आरबीआई लिक्विडिटी कौन देता है? तो आरबीआई ही प्रोवाइड करती है, मार्केट में सर्कुलेट करती है। आरबीआई रेपो रेट एक बार बढ़ा देगी तो फिर घट जाएगा। हाँ, पूछिए ना आशीष जी, बोलिए। आप हैंड रेज किए, कुछ पूछना है? पता नहीं, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका है वेरियस टाइप ऑफ मार्केट एंड उसके फैक्टर। बहुत सारा चीज, बहुत सारे चीज नॉन फैक्टर हैं। जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो बहुत सारे नॉन फैक्टर हैं एंड बहुत सारे अननोन फैक्टर हैं। नॉन फैक्टर तो यही है, सप्लाई डिमांड हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, गवर्नमेंट का पॉलिसी हुआ, बजट, बजट आने वाला है और उस दिन आपका एनएससी बीएससी खुला है, मार्केट खुला हुआ है, बजट के दिन मार्केट ओपन है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो नॉन फैक्टर हैं। बट अगर सुनामी आ गया तब भी प्राइस अप डाउन होता है। अमेरिका किसी पर अगर, अमेरिका अगर देखिए, अगर अमेरिका में रसिया में अगर युद्ध हो गया तो समझिए कि थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा और उसमें चाहे देश कोई भी हो उसका मार्केट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अभी कोरोना वायरस आया था 2000 के आसपास, 2000 में, उसमें मार्केट क्या हुआ? डाउन हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रुक गया, पूरा सब कुछ रुक गया। तो मार्केट में कोई है नहीं, मार्केट में आपको हाई रिटर्न मिलता है, वेरिएबल रिटर्न मिलता है, बट वहां पे है कोई नहीं। वहां जो प्राइस डिटरमाइन करता है वो कौन करता है? वहां पे प्राइस डिटरमाइन वेरियस फैक्टर करते हैं। समझ में आ रहा है ना? वहां पे प्राइस डिटरमाइन वेरियस फैक्टर करते हैं, जो हम लोग को मॉडल डी में पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हम लोग स्टार्ट मार्केट को पहले समझेंगे। पहले हम लोग मार्केट को समझेंगे जो मॉडल डी में है, मनी मार्केट से, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट से।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन तो बता ही दिए, लिक्विडिटी बता ही दिए, रिस्क शेयरिंग बता ही दिए, ईजी एस 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 एक्सेस, मतलब आप अब कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड है तो आप इजिली आप अपना मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो आप चूंकि सब कुछ ऑनलाइन वगैरह होता है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस कर गया है, और इंफॉर्मेशन भी आपके पास ढेर सारा है, तो जैसा आप यूज करना चाहें। कैपिटल फॉर्मेशन, एक चीज और भी है, कैपिटल फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है ना? तो इसकी चर्चा आगे भी हम लोग करेंगे कि जब भी आप मान लेते हैं कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो शेयर में आपको जो प्रॉफिट मिलता है, मतलब शेयर में जो आपको फायदा मिलता है, वो दो तरीका से मिलता है। एक तो आपका कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, एंड दूसरा आपको डिविडेंड के थ्रू मिलता है। कैपिटल फॉर्मेशन तो वही हुआ कि मतलब जो 100 रुपये का अगर आप शेयर अगर टाटा स्टील परचेज किए हैं, माने टाटा स्टील अगर 100 रुपया किए हैं और 150 रुपया पे अगर हो गया तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना? और साथ में वो हर एक साल आपको डिविडेंड भी देगी, अब जो भी दे, तो वहां से भी आपको क्या मिला, एक प्रकार का प्रॉफिट मिला। तो अलग अलग चीज का अलग अलग आपका है, तो एक फैक्टर। तो फंक्शन ऑफ जो फाइनेंशियल मार्केट लिखा है, ये लिखा है, ये नोट्स हम कल भेज देंगे, इसका फोटो कॉपी जरूर करा लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मनी मार्केट से, कुछ समय बचा हुआ है आज की क्लास के लिए। तो आइए मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या है। एक तरफ हम लोग का मनी मार्केट एंड दूसरी तरफ हम लोग का कैपिटल मार्केट, राइट ना? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले तो रेगुलेटर की ही बात कर लेते हैं। इसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई, वेरी गुड। बट कंप्लीट रेगुलेटर मनी मार्केट का आरबीआई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, एग्जाम में, हाँ एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आरबीआई ही आपका रेगुलेटर है, लेकिन वो कंप्लीट रेगुलेटर नहीं है। अब इस बात को हम अभी प्रूफ कर देंगे क्यों नहीं। इर्डा, इर्डा का अलग है, इर्डा इंश्योरेंस का हो गया, ट्राई हो गया, सब वो अलग। तो अलग मामला है, ईडा तो वो तो अलग मामला है, ठीक है ना? मनी मार्केट का भी कंप्लीट रेगुलेटर आरबीआई नहीं, लेकिन आप एग्जाम में आएगा तो आरबीआई को ही कीजिएगा। एंड कैपिटल मार्केट का आपका रेगुलेटर कौन है? तो इसका जी। सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा चीज है कि मनी मार्केट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। आवाज आ रहा है चंदू जी, प्लीज बंद कर लीजिए माइक्रोफोन। शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 24 आवर से लेकर 1 ईयर के लिए, ठीक है? और ये जो है कैपिटल मार्केट जो है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर, मैंने 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए। ये तीसरा है कि मनी मार्केट जो है इसको हम लोग लिक्विड मार्केट के नाम से भी जानते हैं, लिक्विड मार्केट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट का लिक्विडिटी हाई होता है, मतलब अगर आपके हाथ में कोई मनी मार्केट का जो है प्रोडक्ट है, तो वो आपको हाई हाई उसका लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, हाई मतलब मनी में जल्दी से वो कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मनी में वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये इसको हम लोग लिक्विड मार्केट भी कहते हैं। इसका लिक्विडिटी लो होता है, अभी तो कितना बार हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका जो लिक्विडिटी होगा ये क्या होगा, लो होगा। समझ में आ रहा है ना? इसका लिक्विडिटी क्या होगा, लो होगा। चौथा जो है, मनी मार्केट में कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग खरीद बिक्री करते हैं?
तो सबसे पहले तो आपका रेपो रेट है, रेपो रेपो रेट एंड ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये मॉनेटरी पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये आरबीआई बैंकों को लोन देती है, रेपो रेट कहते हैं। और बैंक के पास अगर कोई आइडल मनी है वो आरबीआई के पास रखता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये भी आपको मनी मार्केट का ही पार्ट है। इसके बाद से आपका कॉल मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी, ये आपको मनी मार्केट का पार्ट है। इसके बाद से आपको इसके बाद से आपको जो है ट्रेजरी बिल, टी बिल, ट्रेजरी बिल है, फिर से आपको सीडी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, फिर से आपको कमर्शियल पेपर है, सीपी है, और फिर आपका मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ट्रिपल एम एफ, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये सारा आपको मनी मार्केट का पार्ट है। कैपिटल मार्केट में भी बहुत सारा आपको है। कैपिटल मार्केट में तो शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ये तो टंग पे रहेगा, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये तो टंग पे रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपका और है, जैसे कि आपका ये जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड है, ये आपको कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। इसका म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर आपका सेबी है। ईटीसी कर दे रहे हैं, जैसे जैसे आएगा मार्केट के प्रोडक्ट वैसे वैसे आपको मालूम चलता जाएगा। लेकिन जनरली कैपिटल मार्केट को लोग शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड के नाम से ही जानते हैं। फिर से और सभी आता है, जैसे सिक्योरिटाइजेशन वगैरह जो आता है वो भी इसी का पार्ट है, बट उस सबको चर्चा नॉर्मली हम लोग नॉर्मल को सब नहीं करते हैं। जब स्पेशली हम लोग उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो अलग से उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर में लिखे थे कि मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, सेबी नहीं, आरबीआई है। बट ये कंप्लीट रेगुलेटर इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल कि ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, ये आपको मनी मार्केट का पार्ट है, बट इसका रेगुलेटर आरबीआई नहीं है। इसका रेगुलेटर कौन है? तो सेबी है। ये प्रोडक्ट है मनी मार्केट का, बट रेगुलेटर है सेबी। और एक चीज और याद रखिएगा कि आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है, जो आप देते भी होंगे, बट स्पेशली मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नो लोन, इसके अगेंस्ट नो लोन मिलेगा। और ये एग्जाम में ये दो चीज पूछता है कि हु इज रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। तो आप हो जाएगा कि मनी मार्केट का है तो इसे आरबीआई है, तो आरबीआई नहीं है, उसका सेबी है, क्योंकि कंप्लीट म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर सेबी ही है। तो ऑल दो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इज द प्रोडक्ट ऑफ मनी मार्केट, लेकिन वो रेगुलेटर कौन है? तो आपका सेबी है। इसके बाद से नो लोन तो आप ले ही सकते हैं, बाकी इसके अंदर लोन ले सकते हैं इसको छोड़ के, ठीक है। उसी प्रकार ट्रेजरी बिल का कौन रेगुलेटर है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आप देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से ये रेपो रेट, ट्रिपल रेपो रेट, ये कौन देखता है? तो अगेन ये आपको तो आरबीआई देखती है, तो इसका तो चलो आरबीआई है, तो ये आरबीआई देखती है, इसका गाइडलाइन आपको आरबीआई करती है, ठीक है। ये सीपी, सीडी, इस सब का गाइडलाइन आपको आरबीआई करती है। तो देखिए, अपने चीज को सत्य करने के लिए हम लोग को कई तरह से उसको प्रूफ करना होता है, लेकिन अगर एक गलती हो गया तो सब कुछ बेकार। तो यहाँ पे दो है ना, कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक दूसरा सेबी है। तो इसीलिए कंप्लीट रेगुलेटर मनी मार्केट का आरबीआई नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो आज का क्लास इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास में मनी मार्केट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, रेपो रेट से स्टार्ट करेंगे, मनी मार्केट को समझेंगे, कैपिटल मार्केट को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी कुछ बोलना है, पूछना है तो प्लीज